जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। नवजात शिशु को छोड़ फांसी के फंदे से लटकी मिली महिला, पुलिस ने आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से शुरू की जांच। कटंगी नगर परिषद के पूर्व राजस्व निरीक्षक और उनके भाई पर धोखाधड़ी का अपराध हुआ दर्ज। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नाम निर्देशन के दूसरे दिन 2 सरपंच प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। कॉलोनी में विकास कार्य नहीं तो भवन निर्माण की अनुमति नहीं के फरमान के बाद नगर पालिका में अटके 5 सैकड़ा आवेदन। लालबरा के ददिया देवरी वारासिनी के लिंगमारा लड़सड़ा मार्ग निर्माण की मांग। 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं का फूटा गुस्सा, जिला प्रशासन को बताई परेशानी, सुनाई खरी खरी। नगर के अंजुमन शादी हॉल में कव्वाली के कार्यक्रम में आए एक युवक को 2 सगे भाइयों ने मारपीट कर उससे आग में धकेल दिया। इस घटना में पीड़ित युवक आग से झुलस गया। घायल युवक मुजम्मिल हुसैन 20 वर्ष वार्ड नंबर 3 ताजनगर बालाघाट निवासी को नगर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया है। कोतवाली पुलिस ने इस युवक के द्वारा की गई रिपोर्ट पर इमरान खान और उसके भाई जुनेद खान के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की है। घटना के बाद से ही दोनों युवक फरार है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 दिसंबर को नगर के अंजुमन शादी हॉल में कव्वाली का कार्यक्रम था। रात में मुजम्मिल हुसैन अपने दोस्त तौसीफ मिर्जा और अजहर खान के साथ अंजुमन शादी हॉल में कव्वाली का कार्यक्रम सुनने गए थे। रात 12 बजे अंजुमन शादी हॉल के पास मुजम्मिल हुसैन अपने दोस्तों के साथ लोहे के घमेले में आग सेक रहा था। उसी समय वार्ड नंबर 3 बैयर रोड निवासी इमरान खान आया और अंगार ताप रहे मुजम्मिल हुसैन को हटने की बात बोलकर मुजम्मिल हुसैन की पिटाई कर जलता हुआ अंगार का घमेला उसके ऊपर दे दिया। बीच बचाव के बाद रात्रि में मुजम्मिल हुसैन को उसके दोस्त और तौसीफ और अजहर ने इलाज हेतु शासकीय जिला अस्पताल आकर इलाज के लिए भर्ती करवाया। मुजम्मिल हुसैन का इलाज प्राइवेट अस्पताल में किया जा रहा है, जिसके द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने इमरान खान जुनेद खान के विरुद्ध धारा 294, 323, 324, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। कटंगी पुलिस ने नगर परिषद कटंगी के पूर्व राजस्व निरीक्षक अवध बिहारी त्रिवेदी और उसके भाई राम मनोहर त्रिवेदी सिनेमा चौक कटंगी निवासी के विरुद्ध षड्यंत्र पूर्वक परिषद के बिना कोई जानकारी के मकान नंबर 166, 167 में अपने स्वयं का नाम दर्ज करवाकर एक षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी करने के आरोप में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। कटंगी पुलिस ने यह अपराध प्रेमलता मिश्रा पति सत्यनारायण मिश्रा वार्ड नंबर 14 कटंगी के द्वारा न्यायालय में पेश किए गए परिवाद के आधार पर दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदिका प्रेमलता मिश्रा को उत्तराधिकारी में कटंगी नगर स्थित नजुल स्ट्रीट नंबर 2 प्लॉट नंबर 1/5 क्षेत्रफल 1,24,990 वर्ग फीट पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति है, जिसमें कच्चे मकान बने हुए थे। उस समय अवध बिहारी त्रिवेदी और राम मोहन त्रिवेदी के पूर्वजों को रहने के लिए आवश्यकता होने पर आवेदिका प्रेमलता मिश्रा के ससुर छोटेलाल मिश्रा के द्वारा आज्ञप्ति के अनुसार दिया गया था, जिसे आवश्यकता अनुसार करवा देना था। बताया गया है कि उस समय अनावेदक अवध बिहारी त्रिवेदी नगर परिषद कटंगी में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। अवध बिहारी त्रिवेदी ने अपने पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए षड्यंत्र पूर्वक परिषद के बिना कोई जानकारी के मकान नंबर 166, 167 को संपत्ति पंजी में स्वयं का नाम और अपने भाई अनावेदक राम मनोहर त्रिवेदी का नाम दर्ज करवा लिया। जिसकी जानकारी होने पर आवेदिका प्रेमलता मिश्रा के द्वारा अनावेदक अवध बिहारी त्रिवेदी और उसके भाई राम मोहन त्रिवेदी के विरुद्ध माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कटंगी के न्यायालय में परिवाद पेश किया गया था। न्यायालय के द्वारा दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात 25 सितंबर 2020 को आदेश पारित कर पुलिस थाना कटंगी को निर्देशित किया गया था कि अनावेदक अवध बिहारी त्रिवेदी और राम मनोहर त्रिवेदी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अन्वेषण कार्रवाई करे। अदालत के आदेश के पालन में कटंगी पुलिस ने अवध बिहारी त्रिवेदी और राम मनोहर त्रिवेदी दोनों निवासी सिनेमा चौक कटंगी के विरुद्ध धारा 120, 420, 474, 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की है।
मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद नगर पालिका बालाघाट के द्वारा भवन निर्माण कार्य के लिए विकास नहीं तो अनुमति नहीं का नियम पारित किया गया है, जिसके बाद से लेकर अब तक लगभग 1 वर्ष के दौरान 5 से अधिक आवेदन पेंडिंग में पड़े हैं। आपको बताएं कि वरिष्ठ स्तर से मिल रहे आदेश के बाद से ही भवन निर्माण के लिए अनुमति मांगने वालों से पहले यह जानकारी ली जाती है कि जिस स्थान पर भवन निर्माण कार्य करना चाह रहे हैं उस स्थान पर मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क की पर्याप्त सुविधा है या नहीं। सर्वे के आधार पर यदि यह सुविधा युक्त स्थान पर नहीं पाई जाती तो भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जाती। शहर के भीतर नई कॉलोनी या फिर ऐसे पुराने स्थान जहां पर अब भी सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था पर्याप्त रूप से नहीं है, उन स्थानों पर भवन निर्माण की अनुमति नहीं मिल रही है। बीते 1 वर्ष के आंकड़ों पर यदि गौर किया जाए तो लगभग 5% से अधिक आवेदन लगभग रद्द किए जा चुके हैं। नगर पालिका के द्वारा मूलभूत सुविधा नहीं तो भवन निर्माण की अनुमति नहीं के आदेश के बाद तो जैसे होम लोन लेकर सपनों का घर सजाने का ख्वाब देख रहे लोगों की प्लानिंग ही बदल गई। नियम के अनुसार बैंक या फिर अन्य संस्थान होम लोन स्वीकृत करने से पहले नगर पालिका की अनुमति का प्रमाण पत्र पेश करने के लिए कहती है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मरसेनिया ने बताया कि नगर पालिका की शक्ति के बाद भी कुछ लोगों ने ऐसे स्थान पर भवन निर्माण कार्य किया है जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ऐसे 2 दर्जन लोगों को नोटिस जारी किया गया है। इन पर 2 गुना पेनाल्टी लगाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर आगामी दिनों में शहर के अन्य वार्डों का सर्वे करवाया जाएगा, जिससे ऐसे लोगों पर कार्रवाई सतत रूप से होती रहे। उसके लिए भी मतलब अभी हल निकल गया है। अभी जहाँ विकास कार्य नगर पालिका के द्वारा करवाए जा चुके हैं, बिजली, सड़क, पानी, तो वहाँ पे हम बिल्डिंग परमिशन लेने का कार्य शुरू करने जा रहे हैं। आवेदन तो कम से कम बहुत आ जाते और कम से कम 300 आवेदन तो इसी वजह से नष्ट हो गए थे। तो 300 आवेदन नष्ट कर दिए गए थे। इसके अलावा फिर और आवेदन 300 आ जाते। तो इस प्रकार से आवेदनों की संख्या तो बनाए जा रहे हैं। उसके लिए भी शासन की गाइडलाइन आ गई है, तो उन पर अधिक पेनल्टी लगाई जाएगी और उन्होंने जो अवैधानिक रूप से बनाया है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और जिन लोगों ने बिल्डिंग परमिशन से अधिक बनाया है उनको कंपाउंडिंग नियमों के तहत उन पे पेनल्टी का प्रावधान है। वो पेनल्टी वसूल करने के लिए भी हम लोगों ने अनुमति तो मतलब पूरे शहर के लिए है, जहाँ पे विकास कार्य हो गए हैं तो बाकी जगह नहीं। और जो नई बिल्डिंग, नई कॉलोनियाँ डेवलप कर रहे हैं और उनके खिलाफ जो भी शासन का सर्कुलर है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मरारी टोला स्थित किराना दुकान के शटर का ताला तोड़कर चोरों ने दुकान में रखे 1,20,000 रुपए की चोरी कर ली। बिरसा पुलिस ने हरीश दुबे 41 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 दिसंबर की रात्रि में हरीश दुबे ने अपने किराना दुकान बंद कर और शटर में ताला लगाकर अपने घर चले गए थे। 12 एवं 13 दिसंबर की दरमियानी रात में अज्ञात चोर दुकान के शटर का ताला तोड़कर दुकान के अंदर घुसे और दुकान में रखे गल्ले का ताला तोड़कर गल्ले में रखे 1,20,000 रुपए की चोरी कर फरार हो गए। 13 दिसंबर को सुबह हरीश दुबे को इस चोरी की जानकारी लगी और उन्होंने बिरसा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की। बिरसा पुलिस ने हरीश दुबे के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 457, 380 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। बिरसा थाना के ग्राम दमोह कॉलोनी निवासी एक नवविवाहिता महिला गांव में ही फांसी के फंदे पर लटकी मिली। मृतिका लीना पति लखन धुर्वे 22 वर्ष की घर के पास खलियान सभी पेड़ में फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव मिला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतिका की 10 माह की दूध मुही बेटी है। नवविवाहिता ने किस वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है। मर्ग जांच बैयर एसडीओपी आदित्य मिश्रा के द्वारा कही जा रही है। मर्ग जांच बैयर एसडीओपी आदित्य मिश्रा के द्वारा की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लीना कमाई का ग्राम रेलवाही परशाही का है, जिसका विवाह 2 साल पहले लखन धुर्वे ग्राम दमोह कॉलोनी निवासी के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था। शादी के बाद से ही लीना अपने ससुराल में पति और उसके परिवार के साथ रह रही थी। किसी घरेलू विवाद के चलते 12 एवं 13 दिसंबर की दरमियानी रात को लीना ने अपनी दूधमुही बच्ची से मोह त्याग कर और उसे घर में सोती हुई छोड़कर घर के पीछे खलियान के पास स्थित करण के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 13 दिसंबर को सुबह खलियान के पास पेड़ में लीना की फांसी पर लटकी हुई लाश देखी गई। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की कार्रवाई 14 दिसंबर को की जानी थी।
जिसे मध्य प्रदेश पंचायत राज संचालनालय के द्वारा स्थगित करते हुए आरक्षण की कार्रवाई 18 दिसंबर दिन शनिवार को पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर भोपाल में नियत किया गया है। इसके निर्देश पंचायत राज संचालनालय के संचालक आलोक कुमार सिंह के द्वारा सभी जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर को दे दिए गए तथा इसकी आगामी कार्रवाई के रूप में इसकी सूचना जिला पंचायत कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय में चस्पा कर दी गई। वह जिला पंचायत कार्यालय के द्वारा पंचनामा बनाकर आयुक्त कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। वारासोनी थाना के अंतर्गत ग्राम गर्रा के वारासोनी मार्ग पर स्थित सोने चांदी की दुकान में सोमवार की रात में अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के जेवरातों की चोरी कर फरार हो गए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोना चांदी दुकान के मालिक सुनील हनवत के मकान के सामने ही उनकी दुकान है, जिसे सोमवार की रात 8 बजे उनके द्वारा बंद कर ताला लगाकर वे अपने घर चले गए थे। मंगलवार की सुबह 5 बजे उठे और देखा तो दुकान का शटर सामने से उठा हुआ था, जिस पर दुकान पर जाकर देखा तो फ्रंट का कांच टूटा हुआ था और दुकान के अंदर जब झाँक कर देखा तो पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। इसकी सूचना सुनील हनवत के द्वारा तत्काल वारासोनी पुलिस को दी गई, जिस पर थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी के निर्देश पर पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा और दुकान का निरीक्षण कर आवश्यक पंचनामा कार्रवाई कर डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के द्वारा भी जांच की गई। पुलिस ने प्रार्थी सुनील हनवत की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 457, 380 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया है और आरोपियों की सरगर्मी से पतासाजी की जा रही है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होते ही शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराए जाने, लोक सुरक्षा शांति बनाए रखने की दृष्टि से पूरे निर्वाचन प्रक्रिया की अवधि तक के लिए समस्त लाइसेंसियों के पास रखे शस्त्रों को प्रशासन के द्वारा जमा करवा दिया जाता है। इसी कड़ी में त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव की घोषणा होते ही जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देश पर समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास रखे लाइसेंसी शस्त्रों को जमा करवाया जा रहा है। आपको बताया कि जिले में लाइसेंसी शस्त्र 725 लोगों के पास है। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा 4 दिसंबर को की गई। इसी दौरान चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है। इस दिन से ही लोगों के द्वारा अपने लाइसेंसी शस्त्र जमा करवाना शुरू कर दिया गया है। अभी करीब 450 लाइसेंसी शस्त्र संबंधित थाने में जमा करवा दी गए हैं और यह प्रक्रिया भी जारी है। 4 दिसंबर को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सूचना जारी हो गई है और नियमानुसार अगर सूचना जारी होने के तत्काल पश्चात जो आयुध है, जो भी है विस्फोटक सामग्री, इसका सस्पेंशन हो जाते हैं। तो जिला निर्वाचन कलेक्टर साहब जो है, जिला दंडाधिकारी जो है, इसके लिए सूचना जारी मैंने आदेश जारी कर दिया गया है कि कोई भी शस्त्र अग्नि अस्त्र लेके नहीं चलेंगे अपने बालाघाट जिला के अंतर्गत और उसको सस्पेंड घोषित किया गया है। इस संबंध में एसपी साहब को भी सूचना गई है और पूरे थानेदार जितने लाइसेंसी है वो अपने शस्त्र जमा करना है। आपको बताया कि यह चुनाव पंचायत स्तरीय होने के कारण लाइसेंसी शस्त्र नगरपालिका नगर परिषद में जमा नहीं करवाए जा रहे हैं। सिर्फ पंचायतों के अंतर्गत आने वाले लोगों के ही शस्त्र जमा करवाए जा रहे हैं। इनमें भी जिले में कार्यरत न्यायिक, राजस्व, पुलिस अधिकारियों के साथ सार्वजनिक उपक्रमों में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं में सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा कर्मियों के लाइसेंसी शस्त्रों को इससे पृथक रखा गया है। विभिन्न महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले ओबीसी, एसटी, एससी के विद्यार्थियों को पिछले 2 वर्षों से शासन के द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गई है, जिसके चलते कॉलेज में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को जहां एक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें अध्ययन करने, आगे की पढ़ाई पूरी करने, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने सहित अन्य प्रकार की दिक्कतें भी हो रही है। शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय की लगभग 1.5 सैकड़ा से अधिक छात्राएं मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने 2 वर्षों से बकाया छात्रवृत्ति दिए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। जहां छात्राओं ने बताया कि शासन के द्वारा एसटी और एससी की कुछ छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, जबकि ओबीसी की छात्राओं को अब तक शासन के द्वारा पिछले 2 वर्षों से छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गई, जिसके चलते समस्त छात्राओं को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, हम लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय के, और हमारी फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप नहीं आई है, जिससे हमें अभी सेकेंड ईयर की जो एग्जाम फीस है उसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है जमा करने में। कितनी फीस है? सर, अभी यानी कि एग्जाम फीस आई नहीं है, लेकिन हमें और भी फॉर्म भरने के लिए दिक्कत जा रही है। अच्छा, लगभग कितने साल से नहीं मिली है आपको स्कॉलरशिप? सर, 2 साल हो गए हम लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिली। लगभग ऐसे कितने बच्चे होंगे?
सर सभी बच्चे ओबीसी वाले तो पूरे बच्चे। अच्छा, तो आपने कॉलेज प्रबंधन से बात नहीं किया सर हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई है? सर किए थे सर हम लोग। क्या कहना आ रहा है प्रशासन का? सर बोल रहे थे कि हम लोग भोपाल गए थे बोले मीटिंग में, पर वहाँ से कोई भी गवर्नमेंट का कुछ भी जवाब नहीं मिला। छात्रवृत्ति नहीं मिलने से ये प्रकार मतलब हमको परेशानी होती, जैसे कि हम पहले तो एडमिशन करवा लिए हमने और हमको एक उम्मीद होती है कि स्कॉलरशिप आएगी तो हम और मतलब कि पैसे दे पाएंगे या आगे की पढ़ाई कर पाएंगे हम। लगभग कितने सालों से नहीं मिली छात्रवृत्ति? और 2 सालों से नहीं मिली। कितने ऐसे छात्रा हैं? ओबीसी वाले को तो पूरे सभी को नहीं मिली है, बाकी एसटी वाले थे 100-150। जनपद पंचायत किरनापुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहगांव खारा की कुछ महिलाएं मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने आयोजित जन सुनवाई में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। उक्त मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंची महिलाओं ने बताया कि उनके मोहल्ले में किसी को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने आगे बताया कि उनका मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है, बावजूद इसके भी उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया। उन्हें क्षतिग्रस्त मकान में रहने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवास फ्लैट मकान के बारे में मकानों का नाम नहीं आ रहा है 2-3 साल में। हमारे मकानों का नाम आने को होना। हमारी आबादी पूरी ग्वारी समाज की है। नवोदय विद्यालय की कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए 15 दिसंबर आवेदन की अंतिम तिथि। पंजीकृत अभ्यर्थी 16 और 17 दिसंबर को कर सकेंगे त्रुटि में सुधार। जवाहर नवोदय विद्यालय वाराणसी की प्राचार्य पूनम राज शर्मा ने बताया कि नवोदय विद्यालय की कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2022 हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2021 निर्धारित है। इस दौरान ऑनलाइन आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों से यदि लिंग, श्रेणी क्षेत्र, विकलांगता और परीक्षा का माध्यम संबंधी कोई त्रुटि हो गई हो तो 16 और 17 दिसंबर 2021 को नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर जाकर सुधार कर सकते हैं।